आज हम ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज नैरेशन। तो सबसे पहले हम नैरेशन में समझते हैं कि ये नैरेशन होती है, मीन्स कि व्हाट डू यू मीन बाय नैरेशन और व्हाट इज नैरेशन। तो इसको समझने के लिए मैं आपके सामने ना एक डेफिनेशन लिखता हूँ, तो इसी डेफिनेशन से आपको पता चल जाएगा कि हम नैरेशन किसको बोलते हैं। उसके बाद देन हम आगे, ठीक है ना, जितने भी इसके कंसेप्ट और रूल होते हैं उनको वन बाय वन करके समझेंगे, ठीक है ना। जैसे आपके ये जो रूल्स हैं क्लियर हो जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइप क्या करेंगे, नैरेशन के जितने भी एग्जाम्पल्स बनते हैं, यानी कि जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी जो हमारे एग्जाम के अंदर आते हैं उनको भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बोला था, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नैरेशन की जो डेफिनेशन बनती है। सभी ध्यान से देखिएगा, हो सके तो ना साथ साथ में बोलिएगा, ताकि क्या है जो ये डेफिनेशन है आपको अभी क्लियर हो जाए। तो नरेशन क्या हो सकती है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, दिस इज, ए की बजाय आप लिखिए डेफिनेट आर्टिकल द, दिस इज द एक्ट हु टेल अबाउट अ स्टोरी। तो मैं अभी ना आपको ये डेफिनेशन समझा देता हूँ। देखो, यदि कोई आपसे नैरेशन की डेफिनेशन पूछता है, नैरेशन के बारे में पूछता है, तो आपको क्या करना है, उनको ना ये डेफिनेशन देनी है। बिल्कुल आसान है और आसानी से आपको ये याद हो जाएगी। देखो मैंने क्या लिखा है, दिस इज़ द एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है, एक्ट का मतलब आप बोल सकते हो ये एक ऐसी क्रिया है, ये एक ऐसा काम है, हु टेल जो बताता है, अबाउट अ स्टोरी किसी कहानी के बारे में, ठीक है ना, कि भाई कोई भी कहानी है वो कैसे लिखी जाती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, नैरेशन बोल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ डेफिनेशन कर ली है, तो वन बाय वन क्या करना है, हमें अपने स्टेप्स की तरफ बढ़ना है। तो सेकेंडली हम इसमें समझेंगे टाइप्स ऑफ नैरेशन के बारे में। क्या समझना है आपको, टाइप्स ऑफ नैरेशन के बारे में। देखिए यदि हम नैरेशन की बात करें तो हम जो नैरेशन है टू टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। वो दोनों टाइप्स क्या हो सकती है हमारे पास में, यदि टू टाइप्स की बात करें तो फर्स्ट टाइप इसमें रहने वाली है आपकी डायरेक्ट स्पीच। कौन सी रहेगी, डायरेक्ट स्पीच। एक तो हम इस कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड की यदि हम इसके अंदर बात करें तो वो कौन सी रहेगी, डायरेक्ट का जो अपोजिट होता है, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सी होती है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो यानी कि फर्स्ट टाइप कौन सी होगी आपकी, डायरेक्ट स्पीच। सेकंड टाइप कौन सी होगी, इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ तक देखिए हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नरेशन, सेकंड टाइप्स ऑफ नरेशन के बारे में पढ़ा है। डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, दिस इज द एक्ट, दिस इज द एक्ट हु टेल अबाउट अ स्टोरी। क्या बोला मैंने, हु टेल अबाउट अ स्टोरी। तो टाइप्स ऑफ नरेशन कि भाई आप इसको कितनी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, तो मेनली इसकी टू कैटेगरी होती है, एक डायरेक्ट स्पीच होती है, एक इनडायरेक्ट स्पीच होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो डायरेक्ट स्पीच है वो कैसे लिखी जाती है, और जो इनडायरेक्ट स्पीच है उसको हम कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिख दिया, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, ही इज अ, या ही इज अ गुड बॉय। फुल स्टॉप लगाइए और इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर दीजिए। रेदर देन इसके अपोजिट, इसका मैंने एग्जाम्पल लिखा, ही टोल्ड मी दैट, क्या बोला मैंने, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ गुड बॉय। ठीक है ना, शायद आपको दिखाई ना दे, मैं थोड़ा नीचे ही लिख देता हूँ, ही वॉज अ गुड बॉय। यहाँ पे नॉर्मल फुल स्टॉप लगा दीजिए, ठीक है ना। यदि नहीं दिखाई दे रहा है, मैं इसको एक बार ना आपको बता देता हूँ क्या लिखा है मैंने, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज अ गुड बॉय। अब लिखने के बाद इनको समझ लेते हैं भी क्या कुछ होता है इसके अंदर। देखो इसका सभी को पता है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है, कोमा। यदि इसी कोमा का मैं उल्टा कर देता हूँ
तो उल्टी चीज़ को क्या बोला जाता है, इन्वर्टेड बोला जाता है। लेकिन ये कोमे कितने हैं, 2 हैं और उल्टे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, इन्वर्टेड कोमाज बोला जाता है। एक कोमा होता तो इन्वर्टेड कोमा बोलते। इतना क्लियर हो गया सभी को। देन उसके बाद में क्या है, इसी एग्जाम्पल को क्या है सॉल्व करके ना मैंने यहाँ लिखा है, मतलब कि इसको चेंज करके यहाँ लिख दिया है। देखो यहाँ सेट 2 को मैंने टोल्ड कर दिया है, इन दोनों को हटा करके मैंने डेट किया है, बाकी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट और रूल मैंने इसको चेंज करके लिख दिया है। देखिए अभी हमें कुछ ही नहीं पता है कि मैंने इस एग्जाम्पल को कैसे चेंज किया और ना ही आपको पता है। क्लियर। अब ये कैसे चेंज किए जाते हैं हम इनको ना 1 बाय 1 स्टेप से समझेंगे कि भाई हमने यहाँ पे कौन से रूल लगाए हैं, जो पर्सन है वो कैसे चेंज हुए हैं, यहाँ दैट कैसे आ गया, हमने इसको टोल्ड कैसे कर दिया, तो यहाँ तो इज था यहाँ आपने वोज कैसे कर दिया। ऐसे करके हर एक चीज़ के बारे में क्या है हम यहाँ समझने वाले हैं। हर एक चीज़ का क्या होता है, कंसेप्ट और रूल होता है। बस अभी तो मैंने क्या चीज़ लिखी है, आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच समझाने के लिए ये दोनों चीज़ें लिखी हैं। आई होप आपको ना इतना क्लियर हो गया होगा कि भाई डायरेक्ट स्पीच में हमें क्या देखने को मिलता है। तो नॉर्मली आप इतना याद रख लेना, इसमें हमें कोमा और इन्वर्टेड कोमाज देखने को मिलता है। जबकि जो इनडायरेक्ट स्पीच है ना, इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। इसमें क्या है, आपको नॉर्मल मिलेगा और बाद में आपको क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। चलिए इसमें थोड़ा और हम आगे बात करते हैं। पहले ना मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो नई चीज़ को ना यही समझेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ समझी हैं। 3 चीज़ें का मतलब क्या है, डेफिनीशन, कितनी कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो एग्जाम्पल्स है वो हमारे कैसे होते हैं। ऐसे करके क्या है, ये 3 चीज़ें हो जाती है हमारे पास। अब यहाँ से आप मान सकते हो कि जो मेन पार्ट ऑफ नरेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं कि भाई ये मेन पार्ट ऑफ नरेशन कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, तो जो हमें पहले नंबर पे इसमें समझना है। अब जैसे एग्जाम्पल लिखा, ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, आई सा माई टीचर, आई सा माई टीचर इन द गार्डन। क्या लिख दिया मैंने, आई सा माई टीचर इन द गार्डन। यहाँ फुल स्टॉप लगा दिया और इन्वर्टेड कोमाज में इसमें क्लोज कर दिया। अब देखिए भी आप भी सोच रहे होंगे या फिर आपके मन में ये क्वेश्चन होगा कि भाई ये तो आपने नॉर्मल एक एग्जाम्पल लिखा है, इसमें कंसेप्ट और रूल कहाँ पे है। देखिए भी इसमें कंसेप्ट और रूल है। जितने भी मैं आपको टाइप्स कराऊंगा, ठीक है ना, उन टाइप्स में ये जो कंसेप्ट मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ ये यूज होगा, ठीक है ना। वो कंसेप्ट कौन सा है, देखिए उसको समझते हैं। इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, ये कोमा होता है, ये होते हैं हमारे इन्वर्टेड कोमाज। देखिए हमेशा याद रखें, जो कोमे से पहले मिलेगा आपको, किससे पहले मिलता है, जो कोमे से पहले मिलता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा, इसको बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं आप इस चीज़ को, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हो। तो एक तो ये चीज़ याद रखनी है, क्योंकि आगे मैं ये नहीं बोलूँगा भाई ये कोमे से पहले वाली चीज़, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। कई बार क्या है, ये पूछ ली जाती है एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। मतलब कि ये भी पूछ सकता है कि भाई जो ये अंडरलाइन पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है या रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है या कुछ और बोलते हैं हम। ऐसे करके क्या है वो 4 ऑप्शन दे देगा। यदि आपको क्या इसका बेसिक ही नहीं पता होगा तो आप हमेशा वहाँ पे गलत मार्क करके आओगे। तो अभी से आप याद रखिए कि जो आपको ये फर्स्ट पार्ट जो अंडरलाइन कर रखा है मैंने, इसको आप क्या बोलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब, आईएनजी लगा के वर्ब बोलना है। अब ये आईएनजी लगा के वर्ब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ इससे रिलेटेड ये पार्ट होता है जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ। तो यानी कि इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो आप इसको याद रखिए, इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। आप इसको क्या बोलते हो, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हो। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं हम, याद रखिएगा इसमें आई एन जी लगाते हैं, इसमें ईडी लगता है, ये वर्ब होती है, ये स्पीच होती है आपकी। तो ऐसे करके क्या है, मैं इनके पार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, आपको समझाया करूँगा
कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब हमारी ऐसी हो तो ऐसे चेंज करें, रिपोर्टिंग स्पीच ऐसी हो तो ऐसे चेंज करें। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होगी, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी हमारे कंसेप्ट और रूल का एक पार्ट बन गया। ठीक है, लास्ट टाइम कोमे से पहले रिपोर्टिंग वर्ब, इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो चीज़ होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। चलिए, ये आप मान के चलिए आपका कंसेप्ट नंबर 1 है, ठीक है ना, जिसमें कि आपको ये दो चीज़ याद रखनी है। अब चलते हैं अपने कंसेप्ट नंबर 2 पे। अब कंसेप्ट नंबर 2 क्या रहने वाला है, ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया SON। क्या लिखा मैंने, SON। सन से सभी याद रख सकते हैं ना इसको। इधर लिखा मैंने 1, उसके बाद 2, फिर मैंने यहाँ 3 लिख दिया। क्या लिखा, 1 2 एंड 3। इसका मीनिंग क्या रहेगा, ये होता है आपका फर्स्ट पर्सन, ये होता है आपका सेकंड पर्सन, और ये होता है आपके पास में थर्ड पर्सन। मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पर्सन होगा उसको आपको किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो याद रखिएगा ये चेंज करने का रूल है। तो एस का मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पर्सन है ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो थर्ड पर्सन है कैसे चेंज होगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि नो चेंज। यानी कि चेंज करने से रूल मैंने आपको यहाँ पे बताया। फर्स्ट पर्सन कैसे चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं करना है। अभी आप पूछोगे भी कौन से पर्सन नहीं चेंज करने, हमको तो पर्सन का ही नहीं पता, मुझको सब्जेक्ट का नहीं पता, मुझको ऑब्जेक्ट का नहीं पता, कौन से चेंज नहीं होंगे, ठीक है, मुझको फर्स्ट सेकंड थर्ड का ही नहीं पता। तो यानी कि सेकंड के बाद जो थर्ड कंसेप्ट आएगा इन्हीं से रिलेटेड रहेगा आपका। किन से रिलेटेड रहने वाला है, इन्हीं कंसेप्ट से रिलेटेड रहने वाला है। तो यानी कि जो लिस्ट मैं आपको बनवा रहा हूँ ना, सेम के सेम आपको ये लिस्ट याद रखनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो टेबल हम यहाँ बनाएंगे, ठीक है, उसका आगे का पीछे कर दो, पीछे का आगे, या बीच का लास्ट, या लास्ट का पहले ले आओ। तो ऐसा करने से क्या है, गलत हो जाएगा। जैसी टेबल बनेगी आपको ऐसी टेबल याद रखनी है, उसके जो नाम मैं लिखवाऊंगा ऐसे के ऐसे आपको याद रखनी है। देखो याद रखने का तरीका क्या रहेगा, पहले आप यहाँ लिखिए सब्जेक्टिव केस, इसको लिखिए आप सब्जेक्टिव केस, और वैसे इसको एक और नाम से जाना जाता है नॉमिनेटिव केस। ठीक है, अभी मत करिए, अभी नॉर्मल इतना याद रखिए, धीरे धीरे करके जब हम आगे बढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा रिलेटेड टू सब्जेक्ट, रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, उसमें हम समझ लेंगे भाई ये नॉमिनेटिव कौन सा होता है, ठीक है ना, ये अलग कौन सा हो गया। तो फिलहाल के लिए सब्जेक्टिव केस याद रखें। यहाँ याद रखिए आप पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। किसके बारे में याद रखना है, पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में याद रखना है, ठीक है ना, एडीजी का मतलब आप समझ लेना। उसके बाद लास्ट में आपको जो याद रखना है वो क्या रहेगा, आपका ऑब्जेक्टिव केस रहेगा। कौन सा केस रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव केस। तो सेम आपको क्या है, कुछ गैप दे के ऐसे लिख लेना है। फिर आपको क्या लिखना है, इधर यहाँ लिखना है फर्स्ट पर्सन। क्या लिखोगे, फर्स्ट पर्सन। थोड़ा हाँ देखो 3 या 4 लाइन का गैप देना है, आपके पास में 2 नोटबुक होगी। उसके बाद आप यहाँ लिखना है सेकंड पर्सन, और उसके बाद क्या है, एक लाइन छोड़ के मात्र, इसमें क्या है 3 से 4 लाइन का स्पेस कर लेना, इसके बाद एक लाइन का स्पेस करना बस, और यहाँ लिख देना है आपको थर्ड पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, यहाँ पहले लिखोगे आप आई, फिर आपको लिखना है माई, और फिर आपको लिखना है मी। क्या लिखोगे, आई माई मी। फिर आप यहाँ लिखोगे वी, क्या लिखना है, वी। उसके बाद आपको लिखना है अवर, उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे आपको अस, वी अवर अस। उसके बाद सेकंड पर्सन में आपको क्या लिखना है, यू। उसके बाद क्या लिखोगे आप, यूअर। उसके बाद आपको क्या लिखना है, फिर से यू लिख देना है। देन उसके बाद जो थर्ड पर्सन है इसमें क्या क्या लिखना है, देखो सिंपली क्या है, इन सभी को छोड़ दो, जो भी प्रोनाउंस आपके बच गए हैं वो किस में आ जाएंगे, थर्ड पर्सन के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ ही आ जाएगा, उसके बाद ही जाएगा, और यहाँ पे आपका हिम आ जाएगा, फिर आएगा आपका सी, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर, उसके बाद फिर आपको हर करना है। देन उसके बाद यहाँ दे लिखिए, फिर आपका क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा, और इधर हम क्या लिख देंगे, देम को लिख देंगे। फिर यहाँ आपका इट आएगा, फिर लिखेंगे हम इट्स, फिर यहाँ इट को लिख देंगे। क्लियर। और उसके बाद क्या है, किसी का भी नाम बच गया, यानी कि एनी नेम। क्या बोला मैंने, किसी का भी नाम हो गया एनी नेम, वो भी किस में आएगा, आपका थर्ड पर्सन में। एनी नेम का मतलब क्या है, वो किसी पर्सन के नाम से हो सकता है,
किसी थिंग्स के नाम से हो सकता है, किसी प्लेस के नाम से हो सकता है। सभी वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं, आपके थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आ जाते हैं। मैंने क्या बोला, एनी नेम में किसी पर्सन का नाम, किसी थिंग्स का नाम, किसी प्लेस का नाम, वो सभी किस में आ जाएंगे, आपके थर्ड पर्सन की कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो अभी ऐसे करके आप अपनी टेबल बना लेना, जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपको ऐसे के ऐसे अपनी टेबल याद रखनी है। और यहाँ पे आपको एक लाइन लगा लेनी है इस टाइप से, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से करके, ठीक है। और ये कर लेना है आपको, ये करना है। और ऐसे करके आपकी क्या हो जाएगी, एक जो टेबल है ना वो तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। जो मैंने यहाँ लिख रखा है ना भी फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ऐसे करके क्या है आपको जो ये स्लैब है अच्छे से याद हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा है, अब याद कैसे करना है, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, मैं पूछता हूँ आपसे कि मुझको सब्जेक्टिव केस बताइए कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये थोड़ा समझ लो भी ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है। जिन प्रोनाउंस का यूज़ मोस्टली आप सबसे पहले करते हो, ठीक है ना, मोस्टली आप सबसे पहले यूज़ करते हो, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस। जिन भी प्रोनाउंस का यूज़ आप सबसे लास्ट में करते हो उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। और जिन भी एडजेक्टिव्स का यूज़ हम बीच में करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। स्टार्टिंग में हम लगभग इनका यूज़ करते हैं, लास्ट में हम इनका यूज़ करते हैं, और बीच में हमको इनका यूज़ करना है। तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई, मुझको बताइए सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आएंगे। आपको बोलना है आई वी, यू ही सी दे, और किसी का भी नाम आ सकता है। मुझको बताइए उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएंगे, मी अस यू हिम हर देम इट। मुझको बताइए पॉजेसिव एडजेक्टिव में कौन से आएंगे, मी अवर यूअर हिज हर देयर इट्स। लेकिन याद देखो कैसे करने हैं, इसकी सीक्वेंस होती है जो कि मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था। फर्स्ट पर्सन में जब पूछता हूँ ना तो ये सीक्वेंस याद रखनी है, आई माई मी। इनको ऐसे चेंज नहीं करना है कि भाई गलती से माई इधर लिख दिया, मी यहाँ लिख दिया, या फिर मी को यहाँ लिख दिया है, माई को यहाँ, फिर इसको इधर ले गए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आई माई मी हो गया, वी अवर अस हो गया, यू यूअर यू हो गया, उसके बाद ही हिज हिम हो गया, सी हर हर हो गया, दे देयर देम, इट इट्स इट, एनी नेम। ये स्लैब आपको ऐसे का ऐसा याद रखना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और अब कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ नरेशन में ही।